फ्यूज एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल वायर है या फिर स्ट्रिप है, जिसको हम लोग लगाते हैं पावर सप्लाई सर्किट में, है ना। मिलन अभी आधा अधूरा। अगर लार्ज करंट है तो आप कॉपर या फिर सिल्वर का यूज कीजिए, लेकिन कॉपर में ये प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर से कांटेक्ट। कंफ्यूजन है, तुमको हम लगाए इसीलिए कि तुम जैसे हाई करंट 13 से ऊपर से, मेरा 13 अंदर से बाहर बता रहे, जैसे जैसे पतला हो रहा तो चिंगारी भी नहीं करा, हो रहा चिंगारी भी नहीं करा और जाकर के ये अलग हो गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों आज से हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन का जहां तक छोड़े थे जस्ट उसके बाद से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग ज्यादा नहीं, स्विच गियर प्रोटेक्शन का 2 ही को अभी तक वीडियो बनाए हैं, जिसमें से हम लोग पहला जो वीडियो था वो स्विच गियर क्या होता है और स्विच गियर के बेसिक चीजें था, और दूसरा जो वीडियो बनाए थे वो फॉल्ट के बारे में था कि फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट, ट्रिपल एलजी फॉल्ट ये सब के बारे में पढ़ा था। और दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी तीसरा वीडियो है, ठीक है, स्विच गियर प्रोटेक्शन में तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग कवर क्या क्या करने वाले, हम लोग करने वाले फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल कैसा होना चाहिए, माने किस मटेरियल का फ्यूज बनाएंगे उससे बढ़िया रहता है, या फिर मोस्टली किस मटेरियल का फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। डिजायरेबल फीचर्स ऑफ फ्यूज, फ्यूज के क्या क्या फीचर्स। अब जैसे डिजायरेबल फीचर्स में क्या हो गया, अब फ्यूज हमको लेना है, फ्यूज वायर लेना है तो उसका क्या क्या फीचर्स होना चाहिए है, फ्यूज एक वायर के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज। आइए उसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में कुछ अंतर होता है ना, तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको फ्यूज के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो इससे नहीं काम नहीं चलेगा। कम से अगर आप इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं जानते तो फिर फ्यूज आप आधा आधी पढ़े है ना, पूरा नहीं पढ़े। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना, जो कि हमारा वीडियो नंबर 3 है ना, लेक्चर नंबर 3 क्लास नंबर 3 है। तो आप लोग दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को अच्छा से एकदम सरल भाषा में, एकदम घरेलू भाषा में और एकदम मतलब बोल तो रहे अपनी भाषा में क्लियर करना चाहते हैं, एकदम समझना चाहते हैं, कहीं पर आपको कंफ्यूजन है। मुझे पता है कि फ्यूजिज्म में तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको हो रहा उसका ग्राफ में क्या आर्किंग टाइप, प्री आर्किंग टाइप वो सब तो समझ में आ रहा है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन ब्रेकिंग कैपेसिटी याद है, फिर आपका जो ये है ब्रेकिंग कैपेसिटी है, कट ऑफ करंट है और प्रोस्पेक्टिव करंट, ये सब में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता होगा है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो ये सभी जो भी कंफ्यूजन है दोस्तों सारा कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। तो आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोग कहते हैं आपको कि आप लोग एकदम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो एकदम पॉपकॉर्न खाते खाते वीडियो नहीं देखे, है ना, कम से कम कॉपी कलम लेकर के बैठिए और साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो रहेगा, काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, फ्यूज क्या होता है ना। फ्यूज जिस तरह ट्यूशन में जाते हैं ना तो पहले क्या करते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठते हैं और सब टॉपिक लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या लिखे है टॉपिक, उसके बाद समझना शुरू करते हैं। हाँ अब समझिए क्या होता है फ्यूज। तो दोस्तों फ्यूज आप लोग घर में देखे होंगे, है ना, तो वो जो घर में लगाने वाला फ्यूज है जिसमें मूविंग कॉन्टैक्ट यानी जो आपका जिसको आप पकड़ करके उसमें एंटर मतलब लगा रहे हैं, और जो वहां फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये आपका फ्यूज ही है, लेकिन ये फ्यूज का एक टाइप है ना, किटकैट टाइप। ये आपका फ्यूज माने वो फ्यूज नहीं है, आप लोग कभी देखे होंगे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो फ्यूज यहाँ पर फ्यूज का बेसिकली कहा जा रहा है कि फ्यूज माने कि तार का बात हो रहा है। फ्यूज तो ऐसे होता है कि बहुत टाइप्स के होते हैं, किटकैट टाइप होते हैं, एचआर से फ्यूज होते हैं, अलग अलग। मतलब फ्यूज का काम एक ही है कि जब एक्सेसिव करंट आएगा तो सर्किट को मतलब वो खुद मेल्ट हो करके सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा, यानी तोड़ करके सर्किट को ब्रेक करके जो भी आपका डिवाइस लगा हुआ उसको बचा लेगा। ये तो उसका काम है, मान रहे। लेकिन फ्यूज जो है ना अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज यानी ग्लास के अंदर में मिलता है, आपका एचआर से फ्यूज में मिलता है जो आपका एक सिरेमिक बॉडी के अंदर में मिलता है, आपका ऑयल फ्यूज हो गया, बहुत सारा फ्यूज है ना। तो माने फ्यूज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे बेसिक फ्यूज है, मतलब सबसे बेसिक सिंपल से वो तार है, बस एक वो तार। जैसा कि आपको एक सर्किट वहां पर थंबनेल में दिख रहा होगा, है ना, जैसे ये क्या है मेरा सप्लाई, है ना, सप्लाई है, और यहाँ से जो ये जो सप्लाई है ये कहां तक जा रहा है, मेरा लोड तक जा रहा है, कहां तक, लोड तक जा रहा है, ये मेरा लोड। अब यही बीच में हमको मान लेते हैं ओवर वोल्टेज आ गया या फिर किसी कारणवश फॉल्ट हो गया, है ना, जिससे मेरा यहाँ पर हाई करंट जाने लगा लोड में, तो लोड को बचाना भी तो हो ना। मान लेते मेरा लोड 10 वोल्ट में चलना चाहिए, मैंने उसका रेटेड वोल्टेज है 10 वोल्ट, मेरा ये कोई भी चीज लगाए हैं, है ना, या फिर मान लेते एक बल्ब भी है मेरे पास, तो एक बल्ब मान लेते हैं 10 वाट का बल्ब है, तो 10 वाट। और जब फॉल्ट होता है ना, जब भी फॉल्ट होता है, फॉल्ट देखिए दोस्तों क्या होता है, फॉल्ट
कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जा करके देख लीजिए, है ना। पहले तो फॉल्ट को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो जैसे फॉल्ट होगा दोस्तों, तो यहाँ पर पावर बहुत ज्यादा खींचने लगेगा लोड, तो ये क्या हो जाएगा, लोड को डैमेज कर सकता है, जो भी मेरा बल्ब है उसको जला सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं हाई करंट या फिर हाई वोल्टेज नहीं आना चाहिए सर्किट में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तार लगा देंगे, यहाँ पर एक फ्यूज वायर लगा देंगे, है ना। फ्यूज वायर का सिंबल ऐसा होता है ना, फ्यूज वायर का। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक फ्यूज लगा देंगे, फ्यूज वायर, बेसिकली फ्यूज कहने का मतलब है एक तार लगा देंगे, पतला सा तार। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट आएगा, मतलब पावर को बढ़ा देगा, तो यहाँ पर फ्यूज जो है वो मेल्ट होकर के पिघल जाएगा और ये सर्किट को इस तरीके से कर देगा, खाली कर देगा। खाली मतलब ओपन, और ओपन तो मेरा लोड तक करंट नहीं जाएगा, बस सिंपल से मेरा लोड बच जाएगा, बस यही काम करता है दोस्तों फ्यूज। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज क्या है, फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, फ्यूज इज ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, शॉर्ट छोटा सा, बहुत बड़ा भी नहीं रखना है, बहुत मैंने बहुत ज्यादा छोटा नहीं रखना है, शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, है ना। मैंने धातु का ही एक टुकड़ा होता है। अब धातु में कौन कौन सा धातु ले सकते हैं, ये मैं अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन सा मटेरियल, फ्यूज मटेरियल, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल, उसमें मैं बताऊंगा, है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया कि फ्यूज क्या है, एक छोटा सा तार होता है बस, है ना। जो क्या होता है दोस्तों, इट इज ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, या तो आप तार, मेटल वायर, या तो आप तार ले सकते हैं, वायर ले सकते हैं, या फिर स्ट्रिप, है ना। स्ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रिप का मतलब होता है ये, कभी आप लोग ये देखे होंगे लालटेन, कभी, अभी तो आपने लालटेन नहीं देखे होंगे, हाँ? स्ट्रिप का मतलब फीता जैसा हो गया, सिंपल समझ लीजिए फीता, एक पट्टी, है ना, एक पतला सा पट्टी, है ना। इस तरह से स्ट्रिप का मतलब होता है एक पतला सा पट्टी, है ना। उससे भी अगर तो ये हो गया, ये भी फ्यूज वायर है। यहाँ पर आप तार नहीं लगाना चाहते, आप एक पतला सा पट्टी लगाना चाहते हैं, इस तरीके से पतला सा पट्टी, बहुत पतला रहता है ना। ये भी क्या होगा, जब हाई करंट आएगा तो ये भी पिघल जाएगा और आपका सर्किट को मेल्ट होने से, मतलब ये देखिए, ये जब एक्सेसिव करंट, ये जो है ना, ये फ्यूज वायर या फिर स्ट्रिप, ये मेल्ट हो जाता है। कब मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है, कब, वेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट, जब इस इस फ्यूज वायर से, या फिर इस स्ट्रिप से, है ना, जब हाई करंट, एक्सेसिव का मतलब होता है जितना आप माने प्रोस्पेक्ट के, मतलब जितना हमको आना चाहिए, जो उसका रेटेड वैल्यू का है, उससे ज्यादा उस करंट लिमिट को भी पार कर गया, क्रॉस कर गया, तो जैसे इसको हम फ्यूज वायर लगाए कि हाँ मेरा घर में कम से कम 10 एम्पियर तक करंट आना चाहिए, है ना, एकदम साफ, माने सुरक्षित रूप से, है ना। तो अगर मान लेते हैं 10 से 12 एम्पियर आ गया या 15 एम्पियर आ गया, तब क्या होगा, इस फ्यूज से ही जाएगा ना, इस तार से ही जाएगा ना, इस तारे से जाएगा ना। तो इस तार को पहले क्या, हम ऐसा रहना चाहिए, तार ऐसा पतला, या फिर पतला भी रहना चाहिए, और ऐसे मटेरियल का होना चाहिए कि ये जैसे 10 एम्पियर से ज्यादा जाएगा करंट, ये थोड़ा सा ज्यादा, यदि 10.1 भी जाए या फिर 10 से 11 एम्पियर भी चला जाएगा, तो ये जो फ्यूज वायर जो लगाए या फिर स्ट्रिप जो लगाए, वो पिघल जाएगा। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट, तब ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, एंड सर्किट को क्या कर लेगा दोस्तों, प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब जैसे पिघल गया तो क्या, ओपन हो गया, ओपन हो गया माने क्या, सर्किट में जो भी आपका लोड लगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, बच जाएगा, जलने से बच जाएगा। इसका जो भी अगर लोड में अगर मान लो तो जनरेटर ट्रांसफार्मर है, तो उसका कॉइल माने उड़ने से, जलने से बच जाएगा। सिंपल से यही तो फ्यूज है, बहुत कुछ खास नहीं है ना, लेकिन बच्चों को छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती है ना, वो छोटी छोटी चीजों भी, छोटी छोटी चीजों में भी कंफ्यूजन रहते हैं। तो फ्यूज समझ में आ गया, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यदि मान लेते किसी को समझ में नहीं आया, तो अब जो लिखेंगे ना, उससे आप लोग खुद पढ़ करके समझ लीजिए, एकदम आसान शब्दों में रहेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्यूज, आप लोग भी लिखते चलिए अगर समझ में आ गया तो, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी लिखिए, समझ में आ जाएगा लिखने के बाद। फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, शॉर्ट पीस ऑफ मेटल वायर और स्ट्रिप which melts when strip inserted in the power supply circuit, inserted in the power supply circuit, जिसको पावर सप्लाई सर्किट में हम लोग लगाते हैं, which melts when excessive current flows through
8 and flows through it and breaks the circuit फुल स्टॉप। तो ये हो गया इट इज चीप एंड बेस्ट प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, इसका डायग्राम बीच में को फ्यूज लगा दिए, ये मेरा लोड, चलिए ये हो गया सप्लाई वोल्टेज Vs, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज VL। ठीक है, बस। तो ये हो गया दोस्तों मेरा फ्यूज के बारे में। अब आप लोग खुद से पढ़ लीजिए और देखिए समझ में आ रहा है क्या नहीं। अब आप लोग खुद से पढ़िए और देखिए समझ में आ रहा है क्या नहीं। देखिए क्या लिखा है, फ्यूज एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल वायर है या फिर स्ट्रिप है जिसको हम लोग लगाते हैं पावर सप्लाई सर्किट में। ये पावर सप्लाई सर्किट हो ना, ये पावर है ना, पावर सप्लाई हो रहा है, करंट आई जा रहा है ना, पावर सप्लाई सर्किट है ये वाला, है ना। तो इसी में हम लोग उस तार को लगाते हैं, देखिए बीच में लगा दिए ना। हाँ, तो पावर सप्लाई सर्किट में इंसर्ट करते हैं यानी लगाते हैं, विच मेल्ट्स, जो मेल्ट करता है जब एक, अच्छा कब मेल्ट करेगा, ऐसे नहीं थोड़ा सा करंट जाएगा मेल्ट हो जाएगा, नहीं, इसको हम थोड़ा सा उसका डायमीटर को थोड़ा मोटा रखेंगे, मतलब थोड़ा सा मोटा तार लेंगे, है ना, और कुछ अच्छा मटेरियल का लेंगे, है ना, ताकि वो थोड़ा सा करंट में तो नहीं, हम जिस रेटेड वैल्यू का करंट के लिए हम उसको फिक्स किए हैं कम से कम उतना जाएगा या उससे ज्यादा जाएगा तब ये मेल्ट करेगा। तो व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट, जब एक्सेसिव करंट यानी ज्यादा करंट इससे होकर फ्लो होने लगता है, ओवर करंट, तब ये क्या करता है दोस्तों, मेल्ट हो जाता है एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे मेरा जो भी लोड लगा वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इट इज चीप एंड बेस्ट प्रोटेक्टेड डिवाइस, ये बहुत सस्ता भी है, सबसे सस्ता। अगर कोई आपसे पूछे सबसे सस्ता प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या है, तो आपको बताना है फ्यूज। जैसे फ्यूज के बाद आता है आपका HRC फ्यूज आता है, किटकैट टाइप फ्यूज होता है, मतलब सब फ्यूज के ही अंदर में आ गया, और सर्किट ब्रेकर हो गया, MCB, ELCB, तो ये सब प्रोटेक्टेड डिवाइस है ना। लेकिन सबसे सस्ता कौन है, फ्यूज वायर, मात्र ये वो तार है, इसको आप नहीं भी खरीदेंगे ना तो आप घर में भी इसको मैंने खुद से बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, है ना। केवल उसका मटेरियल को जानना है, कितना डायमीटर रखना है, माने कितना मोटा लेना है उसको जानना है। तो कितना मोटा लेना है उसका एक फॉर्मूला होता है, और कौन सा मटेरियल का लेना है वो अभी मैं बता दूंगा, मैंने मोस्टली किस मटेरियल का यूज किया जाता है। ये हो गया, चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको छाप लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं फ्यूज एलिमेंट मटेरियल, यानी फ्यूज वायर जो हम बनाएंगे या फिर लेंगे अपना सर्किट में लगाएंगे तो वो किस मटेरियल का होना चाहिए, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फ्यूज एलिमेंट मटेरियल्स। फ्यूज एलिमेंट जो हम लोग बनाएंगे किस मटेरियल का बनना चाहिए तो बढ़िया रहेगा, हाँ, या फिर अधिकतर किस मटेरियल का यूज किया जाता है घरों में फ्यूज एलिमेंट के रूप में, किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो देखिए फ्यूज एलिमेंट मतलब वही बोले कि फ्यूज वायर, ये वाला जो तार तो बनाएंगे, है ना, किस मटेरियल का होना चाहिए। तो है ना, मोस्टली जो यूज किया जाता है यही सब यूज किया जाता है। देखिए इसको बनाने के लिए, ये फ्यूज जो है इसको बनाने के लिए फ्यूज मटेरियल, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल, है ना, फ्यूज एलिमेंट के लिए क्या क्या मटेरियल है, मटेरियल देखिए कौन कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है, अधिकतर यही सब, लेड, टीन, कॉपर, जिंक एंड सिल्वर, बस ऐसा सब का यूज किया जाता है, ऐसा सब का अधिकतर, है ना। अब देखिए ये सब तो प्योर फॉर्म में, लेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शीशा वही PB, टीन SN, है ना, टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर Cu इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक Zn इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर चांदी SN, सिल्वर Ag। अब देखिए यहाँ पर फ्यूज जो एलिमेंट है उसके लिए आप ये सारा मटेरियल का अधिकतर यूज किया जाता है, है ना, मोस्टली इसका ये यूज किया जाता है। अगर मान लेते हैं जो करंट है वो 10 एम्पियर से कम है, देखिए अगर करंट, ध्यान से समझिएगा, है ना, MCQ में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, अगर करंट अप टू 10 एम्पियर, अगर करंट का मात्रा कम है, स्मॉल करंट है लगभग 10 एम्पियर तक, तो आपको क्या करना चाहिए, आप लेड, है ना, आप लेड माने शीशा का आप इस्तेमाल कीजिए, वो इस फ्यूज वायर को बनाने के लिए, फ्यूज एलिमेंट को बनाने के लिए आप लेड का यूज कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए दोस्तों, एलॉय मिश्र धातु ऑफ लेड एंड टीन का यूज कीजिए। ये अगर आपको 10 एम्पियर तक माने स्मॉल करंट,
स्मॉल करंट की। हाँ, करंट बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने आपको इंडस्ट्री के लिए नहीं, आपको अपने घरों के लिए। तो घरों में 10 एम्पियर भी नहीं आता, बहुत कम आता है। तो फिर भी मान लेते हैं हमको 10 एम्पियर तक के लगाना है, तो कौन सा मटेरियल का फ्यूज सही रहेगा मेरे घर के लिए? तो मेरे घर के लिए लेड का बढ़िया रहेगा, लेड, हाँ, शीशा का। तो लेड आप लोग देखे होंगे, बचपन में मछली पकड़ने जाते थे, वो जो कांटा ठोके जस्ट ऊपर ठोके बांधते थे, वो शीशा माने एक मेटल जैसा बांधते थे, जो काफी माने लचीला होता था, आप तुरंत उसको माने ये कर सकते हैं, चपटा सकते हैं ना। तो और उसको हम लोग रस्सी के पास लगा देते थे, है ना, लगा देते और हथौड़ी से थोड़ा छेद देते थे, है ना, बस, है ना, ठोक देते थे। वही वाला दोस्तों लेड, है ना, काफी मुलायम रहता है, काफी मुलायम, है ना, वो काफी मुलायम रहता है। तो वही है दोस्तों लेड। तो आप या तो 10 एम्पियर तक के लिए मैंने आपको आपके घरों के लिए यदि फ्यूज, अभी तो घर में फ्यूज वायर का तो यूज नहीं करता, मैंने फ्यूज होता है यूज, मैंने किटकैट फ्यूज, है ना, उसमें आप मैंने होल्डर आता है, होल्डर को आप लगा दीजिए, और यदि मान लेते जल गया तो आप उस होल्डर में ही क्या रहता है आपका फ्यूज वायर रहता है, आप उस फ्यूज वायर को हटा करके फिर दूसरा फ्यूज वायर लगा सकते हैं, बस फ्यूज का रिवायरेबल करना है ना, रिप्लेसमेंट करना है। तो 10 एम्पियर तक यानी आपको घरों के लिए तो लेड का इस्तेमाल करिए, या फिर एलॉय ऑफ लेड एंड टीन, या फिर आप एलॉय 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 ऑफ लेड एंड टीन, लेड एंड टीन का, जिसमें से लेड होना चाहिए, लेड होना चाहिए 37% और टीन होना चाहिए 63%। हाँ, ये भी जो इंजीनियर लोग जो बनाए थे, है ना, जो हमको सजेस्ट किए हैं कि आपको कौन सा फ्यूज कितना, माने कौन सा मटेरियल का फ्यूज बनाना चाहिए, तो आपको अगर एलॉय का बनाना है लेड और टीन का, तो वो फिक्स बता दिए कि रेशियो जो होगा कि आपको कितना परसेंट मिलाना है, आपको टीन ज्यादा मिलाना पड़ेगा, टीन 63% और लेड 37%, है ना, इतना यदि रेशियो है तब ठीक है, आपका अच्छा क्वालिटी का फ्यूज वायर बन जाएगा, फ्यूज एलिमेंट बन जाएगा। तो ये तो काम स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल करंट, है ना। अगर मान लेते हमको लार्ज करंट के लिए बनाना है, तो कौन सा मटेरियल का यूज करना चाहिए हमको फ्यूज वायर के लिए? अगर लार्ज करंट जैसे कि इंडस्ट्री के लिए कम से कम 1000 एम्पियर, है ना, इतना एम्पियर तक का करंट को रोकने के लिए, तो इतना एम्पियर में तो सर्किट ब्रेकर इसका यूज किया। मान लो 100 एम्पियर 200 एम्पियर तक करंट यदि आ रहा है, उससे बचाना है, मैंने या फिर फिक्स कर देना कि 100 एम्पियर से ज्यादा जाएगा तभी मेरा फ्यूज जो एलिमेंट है वो मेल्ट होगा, है ना। तो 100 200 इतना कम से कम थोड़ा ज्यादा होगा, 10 एम्पियर से ज्यादा होगा, है ना। यानी लार्ज करंट के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप कॉपर या फिर इसका यूज कीजिए, आप कॉपर या फिर सिल्वर का यूज कीजिए, है ना, क्योंकि कॉपर और सिल्वर दोनों का कंडक्टिविटी वेरी हाई होता है। हाँ, ऐसा हमको ऐसा ही फ्यूज वायर लेना है जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस इन दोनों वायर का बहुत कम होता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉपर जो है ना वो हवा से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ये अपना ऑक्साइड लेयर बना देता है ऊपर में, माने इसमें जंक लग जाता है। सिंपल सा बात कहने का मतलब है कि कॉपर में जंक लगता है समय के साथ, है ना, खुली हवा में रहता है ना तो जंक लग जाता है। तो इसको जंक से बचाने के लिए थोड़ा सा इसमें जिंक मिलाया जाता है ना, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक, थोड़ा सा इसमें जिंक मिला दिया जाता है, किसमें, कॉपर में, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। अब इसमें ऑक्साइड का लेयर नहीं बनेगा। तो ये मस्त मेरा फ्यूज वायर बन गया। हाँ, फ्यूज वायर में क्योंकि ये भी एलॉय है ना, कॉपर प्लस जिंक, किसका, कॉपर प्लस जिंक किसका होता है, पीतल, पीताजी, तांबा प्लस जिंक, वही कॉपर का ही मतलब तांबा होता है ना। तो आप पीतल का यूज कर लीजिए, पीतल का फ्यूज एलिमेंट मस्त रहेगा, पीतल मतलब जिसमें तांबा प्लस जिंक है, यानी कॉपर प्लस जिंक है, पीतल का यूज कीजिए, मस्त रहेगा, है ना, फ्यूज वायर, और हाई करंट के लिए भी, लार्ज करंट के लिए। चलिए ठीक है, अगर आपको मान लेते इसका यूज नहीं करना है, अच्छा मान ये तो चलिए वो यूज हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए, जिसको ज्यादा करंट चाहिए, माने ज्यादा करंट को रोकना है ना, ज्यादा करंट फ्लो होगा तभी वो मेल्ट होगा, तो आप सिल्वर का यूज कीजिए, सिल्वर का यूज कीजिए। सिल्वर तो सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी इसका होता है, और इसमें कभी जंक नहीं लगता है। आपको आप लोग देखेंगे हम लोग का मम्मी लोग क्यों सिल्वर का ये सब देती है, मोदली ये सब क्यों देती है, माला जो रहता है भगवान का माला ये सब क्यों देती है, चांदी का, क्योंकि चांदी में जंग नहीं लगता। सोना चांदी का ही अधिकतर हम लोग आभूषण बनाते, क्यों, जंग नहीं लगता। हाँ, तो सिल्वर में कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सोना में कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो सोना तो चलिए बहुत ज्यादा महंगा हो गया, सिल्वर भी महंगा है ना। अगर आपको फ्यूज एलिमेंट बनाना है तो सिल्वर भी महंगा है ना। तो इसमें यही वाला वो प्रॉब्लम है कि ये महंगा है, लेकिन आपको इंडस्ट्री के लिए लेना है ना, इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री में तो अपने आप लोग पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्री तो अपने पैसा कमा रहे हैं, तो उन लोग थोड़ा बहुत सिल्वर मैंने फ्यूज एलिमेंट में थोड़ा खर्चा कर सकता है। और इसमें फायदा ये है कि सिल्वर वायर अगर बेल्ट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक कंटेनर में यदि मैंने सील पैक वाला अगर हम लोग फ्यूज जैसे एचआरसी फ्यूज, तो एचआरसी फ्यूज तो आपका सील पैक रहता है ना, ग्लास कार्ट्रिज फ्यूज, है ना,
तो उसमें अगर हम लोग सिल्वर वाला टूल लेंगे, है ना, सिल्वर वाला टूल, है ना, ग्लास कार्ट्रिज फिर अगर सिल्वर वाला टूल लेंगे, है ना, तो उसमें फायदा ये है कि अगर मान लेते वो ब्रेक मैंने मेल्ट भी हो गया तो उसके अंदर में ही सिल्वर मटेरियल तो है ना, पिघला हुआ तो हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं, मैंने फिर से उसको हम सिल्वर को निकाल करके, है ना, हम फिर से फ्यूज वायर बना सकते हैं। हाँ थोड़ा पतला बनेगा लेकिन बना सकते हैं, यानी बर्बाद नहीं होगा। हाँ ये फायदा है सिल्वर में। तो आप लोग समझ में आ गए दोस्तों कि कौन सा एलिमेंट का फ्यूज वायर घर के लिए बनाना है, कौन सा इंडस्ट्री के लिए बनाना है, और कौन सा नॉर्मल बनाना है ना, बस यही सब है इसमें। तो चलिए ये सब अगर आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कि क्या फ्यूज एलिमेंट का मटेरियल क्या होना चाहिए। अब इसको एकदम साफ सुथरा शब्दों में एकदम लिख देते ताकि आप लोग आपके कॉपी में नोट्स भी रहेगा। ऐसे आप ये वाला भी लिख सकते हैं एकदम शॉर्ट, बोलते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स में ऐसा ही रहता है, एकदम देखेंगे याद आ जाएगा, अच्छा बस खत्म। अब क्या होगा ना, लॉन्ग माने लिखने वाला में सेंटेंस वाला क्या होगा, हर एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा। और इस में कुछ अंडरलाइन, तो आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर अभी जो लिखाने वाला उसको भी लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मार लिए, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए, अगर समझ में आ गया और नहीं भी समझ में आया तो लिखते चलिए, बाद में फिर एक और बार पढ़ करके समझा दूंगा। फ्यूज एलिमेंट मटेरियल क्या होता है। तो द मोस्ट कॉमनली used the most commonly used material for fuse element है ना, the most commonly used materials for fuse elements are क्या क्या, लेड, कॉमा, टीन, कॉमा, कॉपर, कॉमा, जिंक एंड सिल्वर। अब फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, lead or an alloy of lead and tin, जिसमें से lead होना चाहिए आपका 37% एंड tin होना चाहिए आपका 63%, are used for making fuse element ठीक है। अच्छा स्मॉल अमाउंट में, अच्छा तो फॉर लार्ज करंट कॉपर और एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर कॉपर एंड फॉर लार्ज करंट कॉपर एंड सिल्वर आर यूज्ड, फुल स्टॉप। अच्छा a small amount of zinc is also added, yeah, I also mixed with the copper to protect it from oxidation, full stop. Silver is also used as fuse element material. It does not deteriorate due to the air oxygen. Its conductivity is high and it can be used for making fuse
फ्यूज एलिमेंट फॉर हाई करंट डिवाइस प्रोटेक्शन, डिवाइस प्रोटेक्शन। बस हो गया दोस्तों, ये है इसका मैंने इसके बारे में जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया वो लिख दिया। देखिए क्या लिखा, एक बार पढ़ के समझा देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर फ्यूज एलिमेंट आर, जो है वो सब है ना, क्या क्या फ्यूज एलिमेंट होना चाहिए, मैंने मोस्ट कॉमनली किसका यूज होता है। अगर कम अमाउंट में करंट है ना, तो आप लेड का इस्तेमाल कीजिए फ्यूज एलिमेंट बनाने में, या फिर लेड और टीन का एलॉय का इस्तेमाल कर लीजिए, यानी मिश्र धातु का, जिसमें से लेड होना चाहिए 37% और टीन होना चाहिए 63%, आर यूज फॉर मेकिंग फ्यूज एलिमेंट। अच्छा, अगर लार्ज करंट है तो आप कॉपर या फिर सिल्वर का यूज कीजिए, लेकिन कॉपर में ये प्रॉब्लम है कि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के कांटेक्ट में, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक आर मिक्स्ड टू कॉपर, कॉपर के साथ क्या स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा जिंक मिला देते है ना, तो जिंक जैसे मिला दिया तो फिर ये क्या बन गया, पीतल बन गया, पिताजी है ना, तांबा प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक है ना। अच्छा, सिल्वर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूज एलिमेंट बनाने के लिए, क्योंकि यस, और इससे ये फायदा कि ये जो है ना एयर को ऑक्सीजन से ये रिएक्ट नहीं करता है, मतलब ये डिटरेट यानी क्षय नहीं होता है, और इसका जो कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई होता है अन्य फ्यूज मटेरियल की तुलना में, और इसका यूज आप कर सकते हैं फ्यूज एलिमेंट बनाने के लिए फॉर हाई करंट डिवाइस को प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में अब घर में तो नहीं है उतना हाई करंट वाला डिवाइस, घर में क्या आप एसी कूलर चला ले, नहीं आज चला रहे तो फिर आपको रखना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा वैल्यू रेटेड का फ्यूज है ना, जैसे इंडस्ट्री में जनरेटर ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए तो सर्किट ब्रेकर। अगर मान लेते कम ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है तो फ्यूज वायर से भी काम चल जाता है। तो हाई करंट डिवाइस, जो डिवाइस मेरा ज्यादा करंट से चलता है, तो उसको अगर ओवर करंट से बचाना है तो फिर आपको ये फ्यूज सिल्वर वाला फ्यूज का इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा बहुत तो खर्चा कर ही सकता है, इसमें प्रॉब्लम यही कि ये थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोग तो यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसका यूज करेंगे लेड और टीन का, वो भी बेस्ट है ना, हम लोग के घर के लिए तो बेस्ट है। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो फ्यूज एलिमेंट है उसका क्या क्या डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए, है ना, मतलब फ्यूज जो है वो क्या क्या उसका अंदर में गुण होना चाहिए कि हम बोले कि हाँ फ्यूज है, इसमें गुण है वो सब, यानी फ्यूज का क्या क्या गुण होना चाहिए। तो फटाफट इसको लिख लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते। तो लिख लीजिए दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए डिजायरेबल फीचर्स ऑफ फ्यूज एलिमेंट, यानी जो तार का टुकड़ा जो लेंगे फ्यूज बनाने के लिए उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। ऐसे कि कोई भी तार ला करके लगा दी हो गया फ्यूज, नहीं, इसमें गुण होना चाहिए। तो पहला क्या गुण है तो पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, लिखाते चलूंगा। द फ्यूज हैव फॉलोइंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए पहला जो है दोस्तों, अब कुछ भी कोई भी तार लगा देंगे है, एल्युमिनियम जर्मेनियम माने एल्युमिनियम हो चाहे स्टील का, चाहे पर कुछ भी जोमनसो लगा देंगे, नहीं, कुछ जोमनसो नहीं लगाना है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, मतलब कि हाँ इतना करंट, इतना एम्पियर से करंट से ज्यादा अगर करंट आने लगा सर्किट में तो पिघल जाना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। बस पहला है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। आप देख रहे कि अब ऐसा मटेरियल का लगा दिए फ्यूज जो हाई करंट आ गया, पार भी हो गया फ्यूज से, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। कौन फ्यूजर है, तुमको हम लगाए इसीलिए कि तुम जैसे हाई करंट 13 से ऊपर से, मेरा 13 अंदर से पार होकर के जाएगा तो तुम जाने नहीं देगा, तुम पहले उसको पिघल करके सर्किट को ब्रेक कर देगा। लेकिन तुम कैसा फ्यूज है कि तुम करंट को अपने से होकर ज्यादा करंट को भी जाने दे दिया, तब तो तुम फ्यूज का बनाने के लायक है नहीं है। तो यही हो गया दोस्तों लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए, मतलब हाई करंट आएगा, ओवर करंट आएगा तो तुरंत मेल्ट हो जाना चाहिए, एकदम 0.1 सेकंड में, तुरंत, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ पहले गर्म होगा फिर पिघलेगा, तो होगा गर्म पिघलेगा, लेकिन क्विक, तुरंत, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में होना चाहिए, है ना। तो ये सब नहीं देखा या मतलब मैंने उतना कम सेकंड में तो नहीं, कम से कम 0.1 सेकंड में तो हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा अगर हाई करंट थोड़ा सा भी चला जाएगा लोड में तो फिर मेरा लोड को डैमेज कर सकता है ना। तो इसलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा इसमें क्या क्या आ जाता है, लेड आ जाता है, लेड पीबी SN3 आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर में आ जाता है। दूसरा क्या गुण होना चाहिए, दूसरा क्या डिजायरेबल फीचर्स। देखिए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है ना। फीचर्स का मतलब होता है
आपको जिस काम के लिए बनाया वो तो आप जानते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा क्या आपको फीचर्स दिया गया वो होता है डिजायरेबल, मतलब डिजायरेबल नहीं मतलब फीचर्स। जैसे मोबाइल खरीद के लिया तो मोबाइल का मेन काम क्या है? कॉलिंग, हाँ फोन में बात करना, इसलिए तो फोन उसका नाम क्यों है? फोन, कॉल में बात करने के लिए। लेकिन उसका और क्या क्या फीचर्स दिया है? जैसे कैमरा दिया है, लाइट दिया है, वीडियो देख सकते हैं, गैलरी दिया, फोटो खींच सकते हैं, कैमरा दिया है, अरे फिर यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, और कितना आप फोटो खींच के रख सकते हैं, कितना फिल्म डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसका मेमोरी दिया है ना, स्टोरेज दिया है, प्रोसेसर दिया है, कौन सा प्रोसेसर, ये सब उसका फीचर्स है ना, कितना रैम रोम, ये सब क्या है उसका फीचर्स है जो आपको एक्स्ट्रा दिया रहता है। कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कैमरा तो उसको देना है लेकिन कितना मेगापिक्सल का दिया है तो वो उसका एक्स्ट्रा फीचर्स हो गया। तो वो इसका फीचर्स है दोस्तों, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स उसका काम हो गया कि हाँ इसका गुण क्या है, तो फ्यूज वायर, तो जब ओवर करंट आएगा, एक्सेसिव करंट आएगा तो पिघल जाएगा, बस सर्किट को ब्रेक कर देगा। यही तो इसका काम है, यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। लेकिन फीचर्स क्या है, उसके अंदर में क्या क्या फीचर्स दिया है? तो पहला तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। हम बोलेंगे क्या रे, हम एगो मान लेते फ्यूज छोड़ दिया, हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट का ये क्वालिटी है, ये फीचर है कि ये कर सकता है, हाँ जो और किसी चीज में नहीं है, तो ये एक फीचर्स हो गया, है ना। तो ये एक फीचर्स हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए? हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी। एग्जांपल में जैसे क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, कॉमा Cu, कॉमा सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर Ag, हाई कंडक्टिविटी है, मतलब वही बोल रहे हैं कि ऐसा तार लेंगे जिससे करंट आसानी से पार हो जाएगा, माने आसानी से करंट पार हो सकता है और जाकर के फ्यूज को ब्रेक कर देगा, माने फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। अब मान रहे कि अच्छा कंडक्टिविटी नहीं है ना, अच्छा कंडक्टिविटी नहीं है तो क्या होगा? अच्छा से मेल्ट नहीं होगा। हाँ अभी आधा अधूरा मेल्ट हुआ है, देख ले कि करंट उससे पार हो गया, ले कुछ करंट पार हो गया तो बढ़िया नहीं ना है। तो हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, यानी सब करंट उससे पहले पार होगा, है ना, और वो पहले ब्रेक करेगा। अब चूंकि वही मेल्ट हो गया तो फिर सर्किट कहां से ओपन नहीं माने चालू रहेगा, सर्किट क्लोज नहीं रहेगा, ब्रेक ओपन हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, इसमें आप कॉपर और सिल्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा होता है ये सब, कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका फ्री फ्रॉम डिटेरियोरेशन ड्यू टू एयर ऑक्सीजन, है ना, फ्री फ्रॉम डिटेरियोरेशन ड्यू टू एयर ऑक्सीजन, यानी हवा के ऑक्सीजन से क्षय नहीं होना चाहिए। एग्जांपल सिल्वर, सिल्वर में ही जंग नहीं लगता है बस। चौथा क्या है दोस्तों? चौथा क्या होना चाहिए कि लो कॉस्ट, दाम भी थोड़ा कम होना चाहिए। अब देखिए इंजीनियरिंग में क्या होता है, अब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए लेकिन उसको आदमी खरीदेगा कब? जब आप उसका दाम को कम रखेंगे। आप देखिए कोई भी सेफ्टी वाला चीज, मेडिकल वाला चीज, है ना, ये सब का दाम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज का दाम ज्यादा रख दिए तो फिर मरीज मर जाएगा, खरीद नहीं पाएगा, गरीब आदमी खरीद पाएगा दवाई? अब 2000-3000 वाला दवाई खरीद पाएगा? नहीं। इसलिए गांव वाला डॉक्टर सब कितना रखता है? 10-5 रुपया का दवाई रखता है, वही काम करेगा, एकदम वही काम करेगा, वो भी आपका सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक कर देगा, वही सब ठीक कर देगा, लेकिन दाम कितना? मात्र 10 रुपया 15 रुपया कम हो गया। तो गरीब आदमी आराम से ले सकता है गांव वाला डॉक्टर के पास, है ना। तो वही बोले कि इसका लो कॉस्ट, है ना, लो कॉस्ट, दाम सस्ता होना चाहिए। एग्जांपल में क्या? एग्जांपल में जैसे लो कॉस्ट में क्या होता है? जैसे लेड होता है शीशा, पीबी, कॉपर भी होता है सस्ता, सिल्वर से तो सस्ता ही होता है। हाँ तो ये सब का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ये इसका डिजायरेबल फीचर्स है कि हाँ हम एक ऐसा फ्यूज वायर लगाए जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है, बहुत अच्छा है, उसमें हम लेड या टीन का यूज कर सकते हैं, या फिर उसका एलॉय का भी यूज कर सकते हैं, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट कम है और हाई कंडक्टिविटी भी है ना, जिसमें हम लोग कॉपर और सिल्वर का यूज कर सकते हैं, और यह क्षय भी नहीं होता है तो हम सिल्वर का यूज कर सकते हैं, और इसका दाम भी बड़ी सस्ता है ना। तो लेड और कॉपर का यूज कर सकते हैं आप, सिल्वर थोड़ी सस्ता होता है। आपको फ्यूज वायर बनाना है लेकिन आप इतना अमीर थोड़ी है कि आपको लगाइए ना, आप वही काम करेगा, लेकिन आप लगाए लेड एलॉय का, लगाइए लेड टीन का, सिल्वर का लगाने का क्या जरूरत है? ज्यादा पैसा हो गया तो लगाओ, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया दोस्तों डिजायरेबल फीचर्स। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज, उसी में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, तो इसको भी लिख लीजिए।
तो दोस्तों आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो है ना ये इसका काम को बताता है ना, कि कैसा काम कर रहा है, इसका गुण क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर में क्या ऐसा खासियत है कि ये वाला काम तो कैसे और किस तरीके से कर रहा है, एकदम चरण पर चरण, स्टेप बाय स्टेप, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो थोड़ा सा 2 लाइन लिख देते उसके बाद समझाते हैं। इसी में वो ग्राफ तो है ना, जो ग्राफ मैंने थंबनेल में लगाया तो वही वाला इसमें भी इसी में पढ़ना है। तो फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग भी थोड़ा सा 2 लाइन का लिख लीजिए, उसके बाद अच्छा से समझाता हूं। फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ड्रॉन बिटवीन current and time when fault occurs, full stop. It can be shown on the graph, देखिए इसका क्या मतलब, फ्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे बिटवीन करंट और टाइम के बीच में। करंट कौन सा करंट, फॉल्ट करंट रहेगा, और इसका ग्राफ देखिए यहीं पर छापते हैं ना। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा क्वालिटी को क्लियर कर लीजिएगा है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा छोटा छापेंगे। ठीक है, थोड़ा चढ़ा हो गया ना, ध्यान से देखिएगा ना एकदम। ये वाला बच्चों को समझ में, ग्राफ तो समझ में आ जाता है लेकिन उन लोग को टर्म्स समझ में नहीं आता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये किसका है, ये फॉल्ट करंट का है ना, फॉल्ट करंट, ये फॉल्ट करंट का ग्राफ है। ठीक है, फॉल्ट करंट चला गया उधर। ये टाइम का ग्राफ, टाइम का। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यहां पर क्या हुआ दोस्तों, फॉल्ट हो गया, फॉल्ट ऑकर्स या फिर फॉल्ट स्टार्ट। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, फॉल्ट हो गया, मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल था, तार में एकदम नॉर्मल करंट जा रहा था। ये तार है ना नॉर्मल करंट जा रहा था, एकदम नॉर्मल करंट जा रहा था। ये तार है, तार के साथ करंट भी जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। अब क्या हो गया, इस करंट को क्या हो गया, इसका मन में क्या जो हो गया पता नहीं, या फिर इसको कोई जा करके डिस्टर्ब कर दिया है ना, उधर से वोल्टेज बढ़ गया होगा, तो क्या हो गया कि करंट भी बढ़ गया है ना। तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीके से, मतलब ये आराम से इस तरह से जा रहा था, लेकिन अब इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये ऊपर मतलब थोड़ा करंट बढ़ गया। तो करंट बढ़ गया मतलब इसी तरह बढ़ेगा ना, ये नॉर्मल करंट ऐसा है, तो अब करंट बढ़ गया मतलब क्या, ऐसा ही होना चाहिए, करंट बढ़ जाएगा, इस लाइन में नहीं जाएगा, नॉर्मल लाइन में नहीं जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा, करंट हाई जाने लगा। बस वही है फॉल्ट। यहाँ पर पहले फॉल्ट हुआ, अब देखिए कैसा फॉल्ट बढ़ेगा वो समझिए है ना। तो फॉल्ट जैसे हुआ तो तुरंत फ्यूज एलिमेंट वो तुरंत मेल्ट नहीं होता है, समय लगता है, पहले तो वो गर्म होगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब वो गर्म हो रहा है तब क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जानते हैं ना आप लोग, इस तरीके से तो ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ है ना तो करंट क्या हो रहा है, जब फॉल्ट ऑकर्स यानी स्टार्ट है ना, तो करंट एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीजेस स्लाइटली या फिर करंट राइजेस स्लाइटली एक्सपोनेंशियली है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, ये मैक्सिमम पॉइंट तक गया कि मतलब अब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ। यहां पर जाकर के अब वो पिघलना शुरू करेगा, कट ऑफ है ना। यहां पर जाकर के ये एक मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम फॉल्ट करंट, इससे ज्यादा फॉल्ट नहीं हुआ, यानी करंट जो मेरा बढ़ा फॉल्ट करंट वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा है ना। मान लेते नॉर्मल जा रहा था 10 एम्पियर जा रहा था, अब क्या हुआ, अचानक से करंट बढ़ने लगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एम्पियर तक करंट बढ़ गया। अब क्या हो गया, 20 माने ये जो तार है 20 एम्पियर तक सह लिया, वाह मानना पड़ेगा बाबू। 10 एम्पियर का फ्यूज वायर लिए थे, लेकिन वो सह लिया, 20 एम्पियर तक सह लिया, वाह अच्छा है। लेकिन अब क्या होगा, ये तो फॉल्ट करंट था ना, 20 एम्पियर कैसे हो गया, वो तो फॉल्ट करंट हो गया, हाई करंट लगाए थे 10 एम्पियर नॉर्मल करंट, लेकिन अब वो 20 एम्पियर हो गया, वो फॉल्ट करंट हो गया, तो 20 एम्पियर तक सह लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट करेगा, वो हो गया, ये मेल्ट हो गया है ना। इस तरीके से यहां पर मेल्ट होना शुरू हुआ, है ना, मेल्टिंग। और यहीं पर दोस्तों जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे चिंगारी भी नहीं कर रहा, आर्किंग भी हो रहा है, जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है वैसे वैसे आर्क भी हो रहा है, माने आर्किंग भी हो रहा है। देखते हैं ना, कोई चीज अगर मान लेते हैं जैसे ये वाला तार है ना, ये वाला तार है, अगर ये पूरा माने कहीं बीच में खरोच तरोचा नहीं है, कहीं पर टूटा फूटा नहीं है, तो एकदम सीधा करंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीच में कोई खरोच तरोच है या फिर कोई टूटा फूटा है, चढ़का हुआ है, तो वहां पर थोड़ा सा चिंगारी जैसा निकलता हुआ दिखाई देगा है ना, क्योंकि करंट
जो करंट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सीधे पार नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा सा वो निकल जा रहा है, कंडक्टर से थोड़ा सा निकल जा रहा है और हवा में आ जा रहा है, जिस कारण से हवा का एयर पार्टिकल से मैंने कांटेक्ट में आकर के थोड़ा आग जैसा पकड़ ले रहा है, चिंगारी। तो वही बोल रहे हैं, जैसे जैसे ये वाला तार तो पतला होगा, जैसे जैसे पतला हो रहा है, माने यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट है ना, यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट, ये मेल्टिंग हो रहा है ना, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग मेल्टिंग, है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे मेल्ट स्टार्ट हो रहा है, मेल्टिंग जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है, माने जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है ना, जैसे जैसे ये मेल्ट हो रहा है यानी पतला हो रहा है, जैसे जैसे ये पतला हो रहा है, यहाँ इस तरीके से ये वाला तार है, जैसे जैसे पतला हो रहा, तो चिंगारी भी नहीं कर रहा, चिंगारी भी नहीं कर रहा, और जाकर के ये अलग हो गया, अलग हो गया तो चिंगारी भी खत्म हो जाएगा, बस अलग हो गया तो अब कौन सा कॉन्टैक्ट है, कौन कॉन्टैक्ट नहीं है, तो चिंगारी का ही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वही है यहाँ पर जाकर के आर्किंग फिनिश, आर्किंग फिनिश आर्किंग फिनिश, आर्किंग जो है दोस्तों खत्म हो गया। यही है मेन ग्राफ, है ना। तो शुरू में करंट बढ़ा, कब बढ़ा, कब तक बढ़ा, जब तक कि ये पूरा गर्म नहीं हो गया, पूरा गर्म हो गया, पूरा हीट हो गया, अब पिघलना शुरू करेगा, तो यहां से पिघलना शुरू हो रहा है, और जाकर के जब पिघलने के साथ साथ वो आर्किंग यानी चिंगारी भी उत्पन्न कर रहा है, तो पिघलना प्लस चिंगारी, और जाकर के जब यहां पर हो गया, यहां पर मिल गया, तो करंट हो गया आपका जीरो, और यहां पर क्या हो गया, करंट जीरो हो गया, जीरो करंट। ठीक है, करंट जीरो। तो इतना समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया ना। अब जहां तक देखिए, तो यहां तक जब करंट मेरा बढ़ रहा था, यानी जब मेरा गर्म हो रहा था तार टू, जब मेरा तार टू गर्म हो रहा था, जब मेरा तार टू गर्म हो रहा था, है ना। क्या हो रहा था, जब मेरा तार टू गर्म हो रहा था, जब तक मेरा तार तो गर्म हो रहा था दोस्तों, यानी चिंगारी नहीं उत्पन्न हो रहा है, कोई चिंगारी नहीं हो रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का जो टाइम है दोस्तों, ये जो टाइम कहेगा आपने, इसको बोलेंगे प्री आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम। अब यहां पर जैसे कट ऑफ पॉइंट तक पहुंचा, कट ऑफ वैल्यू तक, कट ऑफ लेवल तक, यानी यहां पर जाकर के वो कट हो गया, मतलब करंट रुक गया, करंट और बढ़ना नहीं लगा, है ना, करंट रुक गया और करंट नहीं बढ़ रहा। तो यहां पर जब करंट और नहीं बढ़ रहा है ना, जब करंट और नहीं बढ़ रहा है, तो आप पिघलना शुरू किया, और पिघलने के साथ साथ आर्किंग भी शुरू हो गया, तो यहां से और फिर यहां तक जैसे पहुंचा, तो आर्किंग खत्म, यानी कॉन्टैक्ट पूरा पिघल करके अलग हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, है ना, सर्किट ब्रेक हो गया, इसलिए करंट जीरो हो गया। तो सर्किट ब्रेक हो गया, करंट जीरो हो गया, आर्किंग फिनिश हो गया, तो यहां से यहां तक तो आर्किंग हो रहा था ना, तो ये हो गया मेरा आर्किंग टाइम, ये हो गया आर्किंग टाइम, आर्किंग टाइम, ये आर्किंग टाइम, ये प्री आर्किंग टाइम। तो टोटल इस ऑपरेशन में क्या हुआ, फ्यूज मेरा, फ्यूज का तो पूरा कार्य था, टोटल जो फ्यूज ऑपरेशन किया, कितना ऑपरेशन किया, तो ये हो गया टोटल ऑपरेशन टाइम, टोटल ऑपरेशन टाइम ऑफ फ्यूज, टोटल ऑपरेशन टाइम ऑफ फ्यूज, ठीक है, यानी प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में। अच्छा, तो ये ही हो गया इसका ग्राफ दोस्तों। इसमें हुआ क्या, कैरेक्टरिस्टिक में हुआ क्या, व्हेन, देखिए व्हेन फॉल्ट ऑकर्स, ध्यान से देखते चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा था, है ना, मेल्टिंग हो रहा था, और आर्किंग भी हो रहा था, प्लस आर्किंग, मेल्टिंग भी हो रहा है प्लस आर्किंग भी हो रहा है ना, आर्किंग भी हो रहा है ना, और यहां जाकर के ब्रेक डाउन हो गया और जीरो करंट हो गया, यहाँ पर आर्किंग फिनिश हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पर ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, जब करंट नॉर्मल था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब करंट फॉल्ट करंट हुआ, व्हेन फॉल्ट ऑकर्स, या फिर फॉल्ट स्टार्ट्स, व्हेन फॉल्ट ऑकर्स, है ना, तो जब फॉल्ट शुरू हुआ दोस्तों, तो करंट क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है, तो करंट कॉमा करंट, ध्यान से खाली एक बार देख लीजिए, पूरा लिखने दीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, अभी नहीं लिखिए, है ना। व्हेन फॉल्ट ऑकर्स, करंट स्टार्ट्स राइजेस, राइजिंग, करंट स्टार्ट्स राइजिंग स्लाइटली, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बढ़ गया, स्लाइटली, है ना, एक्सपोनेंशियली, है ना, स्लाइटली एक्सपोनेंशियली, है ना, करंट राइजिंग, करंट बढ़ रहा है, अप टू, कहां तक बढ़ा, कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू तक बढ़ा। देन क्या हुआ दोस्तों, इट स्टार्ट्स मेल्ट, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, यह मेल्ट यानी पिघलना शुरू हुआ,
इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, है ना, पिघलना शुरू हुआ विद आर्किंग, आर्किंग के साथ, या फिर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है, यह पिघलना शुरू हुआ। अब देखिए जैसे जैसे पिघलना शुरू किया, मतलब जैसे जैसे पिघल रहा है, पिघल रहा है, तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या हो रहा है, डायमीटर पतला हो रहा है ना, तो देन इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, है ना, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, पिघलना मैंने शुरू हो गया, है ना, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर क्या बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्यूज वायर डिक्रीजेज, है ना, घटता गया एंड, तो जैसे जैसे मान लेते कंडक्टर का एरिया घट रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है, तो वैसे वैसे उसको सरफेस एरिया कम मिल रहा है करंट को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, तो करंट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए ही जैसे जैसे ये वाला एरिया मैंने पतला हो रहा है तो करंट भी तो घट रहा है, इधर जा रहा है तो करंट भी तो नीचे जा रहा है, फॉल्ट करंट भी तो नीचे, यानी फॉल्ट करंट भी अब घट रहा है ना, तो करंट आल्सो डिक्रीजेज, करंट भी घट रहा है, डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो, और जाकर के कितना हो गया, करंट एकदम जाकर के जीरो हो गया, है ना। तो क्या हुआ, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है तार का, फ्यूज वायर का, करंट भी घट रहा, करंट जाकर के जीरो हो गया, एंड ये क्या हो गया, फ्यूज वायर मेल्ट, पूरा पिघल गया, ब्रेक हो गया, एंड फ्यूज वायर कंप्लीटली ब्रेक फ्यूज वायर कंप्लीटली ब्रेक एट जीरो करंट, है ना, कंप्लीटली ब्रेक, बस कंप्लीटली ब्रेक हो गया, है ना, करंट जीरो फ्लो होने लगा, एंड आर्किंग फिनिश्ड, और आर्किंग क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया, आर्किंग खत्म हो गया। तो यही है दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन, है ना। कोई आपको मान लेते हैं इसका केवल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा एग्जाम में, फ्यूज क्या आता है, फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक, डिजायरेबल फीचर्स, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक में यही सब लिखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं लिखना। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स का बात करेंगे, तो पहले तो लिखा दिए, अब आप लोग लिख लीजिए, समझा देते एक बार। व्हेन फॉल्ट अकर, जब से फॉल्ट हुआ, शुरू हुआ, तो करंट धीरे धीरे राइज कर, स्लाइटली, वो भी एक्सपोनेंशियली कर्व जैसा वो राइज कर, है ना, जैसे ये वाला कर्व, अगर मान लेते यहाँ पर कट नहीं होता तो ये करंट बढ़ता जाता, लेकिन घटता एक समय में घटता और यहाँ करके फिर जीरो हो जाता है ना। लेकिन हम ऐसा अच्छा फ्यूज लगा कि वो ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने दिया, फॉल्ट करंट, और कट कर दिया, अच्छा बात है। तो स्लाइटली अच्छा, तो ये स्टार्ट्स में जैसे कट ऑफ वैल्यू तक बढ़ा, अप टू कट ऑफ वैल्यू, तो अब वो क्या होने लगा दोस्तों, मेल्टिंग शुरू हो गया, और जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है उसका वो आर्किंग भी हो रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फ्यूज वायर का घट रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे घट रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए जो रास्ता है वो कम होने लगा, और करंट का अमाउंट कम होने लगा, द अमाउंट ऑफ करंट आल्सो डिक्रीजेज एंड बिकम्स, करंट जाकर के जीरो हो गया, है ना, ब्रेकिंग पॉइंट में जाकर के, एंड जो फ्यूज वायर है वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया, है ना, और जो मेरा आर्किंग हो रहा था वो खत्म हो गया, आर्किंग फिनिश्ड हो गया, आर्किंग फिनिश्ड, बस इसको लिख लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स, अच्छा यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए कि टोटल जो इस काम में फ्यूज को टोटल कितना टाइम लगा करने में, तो उसको बोलते हैं टोटल ऑपरेशन टाइम, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा, तो यहाँ पर टोटल ऑपरेशन टाइम यानी फ्यूज को कितना टाइम लगा टोटल इस काम को करने के लिए, यानी पूरा ब्रेक करने के लिए, जहां से फॉल्ट शुरू हुआ, जहां मैं सर्किट को ब्रेक कर दिया, यानी इसका काम खत्म हो गया, टोटल ऑपरेशन टाइम। तो ये हो गया दोस्तों क्या, प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, यानी आर्किंग होने से पहले और जितना देर तक आर्क रहा, दोनों समय को जोड़ दीजिए, तो आर्किंग होने से पहले तो कब स्टार्ट हुआ, जब फॉल्ट मेरा शुरू हुआ, और कट ऑफ वैल्यू तक जब बढ़ा, तो ये हो गया मेरा टोटल प्री आर्किंग टाइम, और कट ऑफ वैल्यू के बाद वो धीरे धीरे पिघलना शुरू किया, तो पिघल करके अब पिघलना जैसे शुरू किया तैसे तैसे वो आर्किंग भी शुरू हो गया, और जैसे जैसे आर्किंग शुरू हुआ, तो जब वो पिघल करके पूरा टूट गया, तब आर्किंग खत्म हो गया, और जहां से आर्किंग शुरू हुआ, जहां से आर्किंग खत्म हो गया, तो टोटल वो आर्किंग टाइम हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल ऑपरेशन टाइम हो गया, फ्यूज यहां से यहां तक काम किया। ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए आगे आप इसका जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सब मैं बताता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एकदम कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर नहीं पढ़ेंगे ना, तो फ्यूज आप जो अभी तक पढ़े ना वो आधा अधूरा है ना। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है,
तो फ्यूज से जो मिलन हो रहा है वो अभी आधा अधूरा रहेगा अगर आप लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला दोस्तों करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। जो आप लोग फ्यूज मान लेते हैं आप लोग घर में नहीं बनाए है ना, घर में नहीं बनाए, तो आप दुकान में जाइएगा, बोलिएगा कि भैया फ्यूज वायर दे दीजिए, तो पूछेगा कि किस का, वो तो आपको जानता है कि आप लोग घर में लगाए, वो भी अपना घर में लगाया हुआ है ना, वो तो सीधे निकाल के दे देगा, हाँ ये तो ठीक है, जा ले जा, ठीक है लगा दो घर में जाके, ठीक है, उसको तो पता है। और वो किस हिसाब से दिया, वो 240 वोल्ट और मैक्सिमम कितना घर में जाएगा करंट, 10 एम्पियर तक जाएगा, बस 240 वोल्ट 10 एम्पियर, इसी रेटेड का वैल्यू का आपको फ्यूज देगा, फ्यूज वायर देगा। तो यही इसका क्या हो गया दोस्तों, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। करंट रेटिंग वो तो वोल्टेज रेटिंग हो गया 240 वोल्ट। अगर मान लेते आप बोलिएगा, मान लेते अच्छा दुकान रहेगा ना, मान लेते ये तो लोकल का दुकान सब तो मैंने मोड़ का दुकान सब में तो बता देगा है ना, मैंने जितना लोकल में यूज होता है उसी के हिसाब से देगा। अगर मान लेते हैं आप बाहर जाइएगा कहीं पर बड़ा दुकान में है ना, यहाँ पर खाली यही सब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सामान रखता है, तो वहां सीधे आप वो तो आपको नहीं जान रहा है ना, मान लेते बाहर धनबाद वगैरह गए तो वो तो आपको नहीं पहचान रहा, तो सीधे पूछेगा किस काम के लिए लगाना, तो आप बोलेगा ना कहां पर, वो बोलेगा ना कहां पर लगाना है, घर में लगाना है ना कहां लगाना है, तो आप बोलेगा ना कि 11,000 वोल्ट में लगाना है ना, तो वो उस हिसाब से आपको फ्यूज देगा है ना, उस 11,000 वोल्टेज में भी लगाया जाता है फ्यूज, तो उस हिसाब से फ्यूज देगा। तो समझ में आ रहा है, तो वोल्टेज भी बड़ी मायने रखता है, किस वोल्टेज पर आपको फ्यूज लगाना है। तो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होता है, ये पहला है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूजिंग करंट क्या होता है, फिर तीन चीज एक साथ देख लेंगे, है बहुत सारा पॉइंट है, लगभग 8-9 को पॉइंट है टर्म से, तो सबको आराम से देखेंगे। तो पहला आपका फ्यूजिंग करंट ऑफ फ्यूज, दूसरा आपका फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग करंट, दूसरा फ्यूजिंग फैक्टर और तीसरा फ्यूजिंग फैक्टर। तो पहला दोस्तों करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, तो यह क्या होता है, इट इज द मिनिमम, इट इज द मैक्सिमम करंट या फिर इट इज द करंट विच द फ्यूज कैन नॉर्मली कैरी विदाउट ओवरहीटिंग और मेल्टिंग, यानी वो रेटेड का फ्यूज, वो रेटेड ऑफ करंट है ना, करंट का वो वैल्यू जहां तक ये जो फ्यूज है वो आराम से कैरी कर सकता है उस करंट को, बिना फ्यूज को गर्म किए, बिना फ्यूज को मेल्ट किए। समझ में आए, तो लिख देते हैं इसको इट इज द, आप लोग भी लिखिए, इट इज द करंट, इट इज द करंट विच द फ्यूज एलिमेंट can normally carry without overheating और मेल्टिंग। तो ये वो वैल्यू है करंट का, वो वैल्यू है करंट का जिस वैल्यू ऑफ करंट को ये जो फ्यूज है वो आराम से ले जा सकता है अपने अंदर से। मान लेते दुकान से खरीद के 10 एम्पियर का फ्यूज लाना, तो कम से कम 10 एम्पियर तक तो आराम से बिना पिघले और बिना गर्म हुए तो ले जा सकता है ना, हाँ 10 एम्पियर तक। उसके बाद जैसे 10 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा हुआ 10.1 बस पिघलना शुरू, और 10.2 10.3 जाते जाते बोलते रहे एकदम मिनिमम मिली सेकंड में एकदम टूट जाना चाहिए, ज्यादा करंट नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट, दूसरा फ्यूजिंग करंट। तो फ्यूजिंग करंट क्या होता है, तो यह वो मिनिमम वैल्यू है ना, फ्यूजिंग करंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है ना, जिस पर क्या हो जाएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट है ना, एट विच फ्यूज मेल्ट्स, गेट मेल्ट्स, फ्यूज क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा, तो उसी को तो बोलते हैं फ्यूजिंग करंट, उस करंट पर जिस पर फ्यूज, वह करंट जिस पर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज हो गया है ना, बोलते हैं ना फ्यूज हो गया, फ्यूज है ना उड़ गया। तो फ्यूजिंग करंट इट इज द मिनिमम करंट एट विच फ्यूज में एलिमेंट गेट मेल्ट्स। अच्छा तो समझ में आ गया, इसको भी लिख देते हैं, इट इज द मिनिमम करंट, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार लिख रहे तो उसके बाद अच्छा से समझा देंगे। इट इज द मिनिमम करंट एट विच फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स। अच्छा तो कहा जा रहा है, यहां पर एक चीज देख लीजिए अच्छा कहा जा रहा है कि देखिए हम दुकान से फ्यूज लाए तो हम क्या चाहते हैं कि कम से कम इतना करंट जाएगा तो मेरा फ्यूज मेल्ट हो जाना चाहिए, सर्किट को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा मान लो 10 एम्पियर का लाए तो 50 एम्पियर भी तो जा सकता है, तो मेरा 50 एम्पियर तो जाने तो नहीं देगा, कट कर देगा है ना, ट्रिप कर देगा।
तो कम से कम इतना करंट जाएगा कि 10.1 11 12 एम्पियर तक जाएगा तो मेरा सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो ओवर फॉल्ट करंट का कोई लिमिट है, फॉल्ट करंट तो कितना भी आ सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। फॉल्ट करंट अगर आप सर्किट ब्रेकर या फिर किसी भी चीज को जो प्रोटेक्शन डिवाइस लगा है फ्यूज को अगर एक्टिवेट तुरंत नहीं किया, अगर आपका फ्यूज तुरंत काम नहीं किया तो फिर तो आपका जितना करंट आ रहा है सब चला जाएगा और डिवाइस को जला देगा, डैमेज कर देगा। तो ये वो कम से कम करंट है जिस पर तो मेरा फ्यूज एलिमेंट को मेल्ट कर जाना चाहिए। समझ में आ गया, ये हो गया फ्यूजिंग करंट। अच्छा तो अब फ्यूज, हाँ देखिए फ्यूज मान लेते दुकान से नहीं लाना है, अपने से बनाना है। तो आप लोग जो आपका तार है ना, तो तार देखिए तार कभी भी सिंगल कंडक्टर नहीं रहता है, उसमें मोड़ा मोड़ा हुआ जिसको कहते हैं लीड वायर, यानी बहुत सारा पतला पतला तार मड़ोरा हुआ रहता है ना, लपेटा हुआ रहता है। तो मान लो गिन लीजिए कै गो तार है लपेटा हुआ, कै गो उसके अंदर में कै गो लपेटा हुआ तार है। मान लेते एक गुच्छा में 5 मान लेते 10-15 गो, 10-15 तो उसका 1/6 पार्ट, मान लेते 15 गो या फिर मान लेते 12 गो या 18 गो, मान लेते 18 गो गिने है ना। इसमें गिने कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 गो। तो बस उसका 1/6 पार्ट 1/6 6 18, 3 गो तार निकाल लीजिए, 3 गो तार निकाल लीजिए, मोड़ दीजिए और बस आप अपना जो भी किटकैट फ्यूज है घर में लगा दीजिए। बस यही है इसका नियम, है ना। तो ये अप्रोक्स में मैंने बताया कि अप्रोक्स में इससे काम हो जाएगा, अप्रोक्स में, है ना। तो इसका जो फ्यूज वायर का जो डायमीटर है, तो उस डायमीटर को कितना रखेंगे कि कितना मोटा रहना चाहिए सर, कितना मोटा रहना चाहिए सर फ्यूज वायर, कितना पतला रहना चाहिए। अब मान लेते ज्यादा पतला लगा दिए तो मेरा नॉर्मल करंट कोई जाने नहीं देगा, उसी में टूट जाएगा। कम से कम कितना मोटा होना चाहिए, तो ये जो मोटाई है दोस्तों, है ना, तो द 4 राउंड वायर, है ना, अगर गोल लेना है, अगर आपको कोई फीता वगैरह माने कोई टैप जैसा स्ट्रिप नहीं लेना है ना, कोई स्ट्रिप नहीं लेना है ना, पट्टी नहीं लेना, अगर आपको राउंड वायर लेना है ना, तो 4 राउंड वायर द फ्यूजिंग करंट इज गिवन बिलो। देखिए 4 राउंड वायर यानी आपको गोल तार यदि लेना है तो उसके लिए जो करंट फॉर्मूला आता है वो K D 3/2 ये वाला फॉर्मूला आता है, जहां पर वेयर ये आई तो पता चला फ्यूजिंग करंट है ना, आई क्या है फ्यूजिंग करंट, कि कम से कम इतना करंट जाएगा तब मेरा मेल्ट हो जाएगा। के क्या है मीडियम कांस्टेंट, मीडियम सॉरी मीडियम का है फ्यूज कांस्टेंट, फ्यूज कांस्टेंट, फ्यूज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और यहां पर डी क्या है दोस्तों, डायमीटर ऑफ वायर, डी क्या है डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है। तो देखिए तो इससे आप पता मान लेते आपको फ्यूजिंग करंट चाहिए कि नहीं हम कम से कम 12 एम्पियर करंट जाएगा तो मेरा मेल्ट हो जाना चाहिए, कम से कम 12 एम्पियर तक करंट जाएगा तो मेल्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो 12 एम्पियर के लिए आपको कितना मोटा तार लगाना होगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग बोले सर के का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो के लिखा है कि फ्यूज कांस्टेंट है और वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो जैसे एग्जांपल के का वैल्यू, है ना, के का वैल्यू कॉपर के लिए और टीन के लिए, है ना, मैं आपको बता देता हूं के का वैल्यू कॉपर और टीन के लिए। अगर कॉपर का इस्तेमाल करना है, एक सेकंड, अगर कॉपर का तार लेना है तो जो के का वैल्यू होगा वो 80 होगा, है ना, और इसका डायमीटर कितना होना चाहिए मिलीमीटर में होना चाहिए, डायमीटर जो डी है वो एमएम में होना चाहिए, है ना, डायमीटर किस में होना चाहिए एमएम में होना चाहिए, डायमीटर एमएम में होना चाहिए, है ना। तो वही बोल रहे, और इसका जो 80 है के का वैल्यू, और टीन के लिए जो के का वैल्यू है दोस्तों, जब डायमीटर आपका एमएम में आप लोग यदि लीजिएगा मिलीमीटर में तो आपका के का जो वैल्यू रखेंगे आप लोग वो रखना पड़ेगा 12.8, हाँ 12.8 या 12.5 इस तरीके से कोई समथिंग रख सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों थोड़ा 12.8 या फिर 12.5, हाँ अप्रोक्सीमेट इतना ठीक है। तो वही और इससे देखिए आप पता लगा सकते हैं आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, के का वैल्यू मान लेते 80 है, कॉपर का तार लगाना है, मान लेते हमको 12 एम्पियर जब करंट जाएगा तो मेरा कम से कम 12 एम्पियर में तो मेल्ट हो जाना चाहिए। तो के का वैल्यू 80, डी का पावर 3/2, तो डी बराबर क्या हो जाएगा डी का पावर 3/2 बराबर 12/80 और 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इस इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/80 का पावर 2/3 हो जाएगा,
है ना, 3/2 उधर है तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको खाली सॉल्व कर लीजिए, इसको खाली सॉल्व कर लीजिए, डी का पावर 3/2 जो भी आया, जो भी 12 बटे पहले 80 को सॉल्व कर लीजिए और उसको डी का पावर जो 3/2 है उसको उधर भेज दीजिए, है ना, तो उसको उधर कर दीजिए। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर 3/2 है ना, 3/2 तो 3 गुना 1/2 है ना, 3 गुना 1/2 है, तो 1/2 अगर कोई भी चीज का पावर में 1/2 होता है ना, 1/2 होता है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है, आपको पता है ना, उधर जाने पर रेसिप्रोकल हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाएगा, 3 इधर गुना में तो इधर भागा में हो जाएगा, बस सिंपल से यही फॉर्मूला होगा, है ना। तो इस तरीके से आप कॉपर का क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इसका माने कितना मोटा आपको तार लेना चाहिए ये निकाल सकते हैं, हाँ कि सर कितना मोटा तार लेंगे, कितना पतला रहना चाहिए, ये वाला आप निकाल सकते हैं इससे, ये वाला फॉर्मूला से। तो ये होगी दोस्तों फ्यूजिंग करंट। आप एक और को बता देते हैं, इसी में आप पहले इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए, 1 2 3 और यहीं पर लिखवा देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, आई बराबर के डी का पावर 3/2। देखिए यहाँ पर सी नंबर क्या है दोस्तों, फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर ये क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छा चीज है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, दोनों का रेशियो, है ना। तो इसमें पहला द मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, है ना, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम, देखिए यही वाला लिख रही मिनिमम करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट, इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, फुल स्टॉप। और इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों हमेशा 1 से ज्यादा होगा, है ना, इट्स वैल्यू इज, क्यों होगा मैं अभी आपको बता दूंगा, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज, या इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्यों अभी बता देता हूं। पहले तो फ्यूजिंग फैक्टर एफ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका फ्यूजिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो पहले लिख लेते हैं, क्या, मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट जिस पर मेरा फ्यूज कम से कम इतना करंट पर तो मेल हो ही जाना चाहिए, और बटे फ्यूज रेटिंग, फ्यूज करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। अब समझिए क्या है इसका मतलब, क्या है, मान लेते आप दुकान से खरीद के लाए, बोले कि भैया हमको 10 एम्पियर का फ्यूज, तो वो दे दिया 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर का, तो वो 10 एम्पियर तो क्या बता रहा है, 10 एम्पियर उसका कट ऑफ वैल्यू बता रहा है ना, कट ऑफ वैल्यू, अच्छा ठीक है। तो 10 एम्पियर फ्यूज लेके आए, तो 10 एम्पियर में आप लोग क्या जानते हैं कि कम से कम 11 एम्पियर तक जाए या फिर 12 एम्पियर तक, तब मेरा फ्यूज होना चाहिए। तो मैं या फिर छोड़ दूं तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लीजिए 10.5 एम्पियर, 10.7 एम्पियर, 10.9 एम्पियर तक जाए तो मेरा कम से कम फ्यूज मेल्ट हो जाना चाहिए। तो हमेशा आप लोग क्या जानते हैं कि ये जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट वो हमेशा आप इस करंट रेटिंग जो दुकान से खरीद के लाए उससे ज्यादा बोल रहे क्या नहीं, हम दुकान से खरीद के लाए 10 एम्पियर, अब फ्यूजिंग करंट बोल रहे कम से कम 10.8 एम्पियर, 10.9 एम्पियर में तो फ्यूज हो ही जाना चाहिए, मैंने मेल्ट हो ही जाना चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू ज्यादा ले रहे, कम से कम 10.8 या फिर 10.9 या फिर 10 में तो कम से कम मेल्ट हो ही जाना चाहिए, और ये ले रहे 10 एम्पियर। तो देखिए इसको यदि काटेंगे तो ये कम से कम तो आपका 1 से तो ज्यादा आएगा ना, है ना, इस तरीके से इसका जो भी वैल्यू आएगा, एफ का जो भी वैल्यू आएगा वो तो देखिए ग्रेटर देन 1 ही आना है, देखिए काटेंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.0 पॉइंट कुछ आएगा, 1.0 कुछ आएगा ना, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है। देखिए इसीलिए तो लिखिए इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1 के बराबर हो सकता है कि 10 एम्पियर तक लाए तो 10 कम से कम, हम मान लेते फ्यूजिंग करंट भी उतना है ना, क्योंकि कम से कम 10 एम्पियर का लाए ना, तो कम से कम 10 एम्पियर तो जाने ही है, तो ऊपर में 10 नीचे में भी 10 काट करके 1 हो गया, है ना। तो ये 10 के इक्वल भी हो सकता है ना, 1 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल या फिर ग्रेटर, है ना। तो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आगे जो मैं आपको बताने वाला प्रोस्पेक्टिव करंट, अब आगे खतरनाक चीज आने वाला है, तो खतरनाक नहीं, मैं आपको आसान बना ही दूंगा, कम से कम इतना लिख लीजिए, इतना अगर समझ में आ गया तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देखिए दोस्तों यही 2 चीज में बच्चे, अरे वो ब्रेकिंग कैपेसिटी, सबसे ज्यादा यही 3 चीज में उन लोग कंफ्यूज रहते हैं, सबसे ज्यादा अभी तक जितना पढ़ा है सब उन लोग धुरंधार है, बहुत तेज है, ये 2 चीज में गजबजा जाते हैं, लेकिन आपको गजबजाना नहीं है। देखिए प्रोस्पेक्टिव करंट और कट ऑफ करंट, पहले प्रोस्पेक्टिव करंट समझते हैं। प्रोस्पेक्टिव आखिर इस शब्द का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो ये समझिए, तभी हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, हाँ अच्छा ये बोला ये तब ऐसा होना चाहिए था। हाँ, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, संभावना कि हाँ इतना हो सकता है,
ये कभी हो सकता है, मैंने फ्यूचर का बात कर रहा है। प्रोस्पेक्टिव हाँ आशा करना, ये हाँ इतना हो सकता है, तो हम लोग फ्यूज में क्या आशा कर सकते हैं, फ्यूज में आशा ही क्या कर सकते हैं, करंट का बात रहा है, तो क्या बोलेंगे, हाँ फ्यूज में इतना करंट जा सकता है, इतना फ्यूज में करंट जा सकता है, तो वही प्रोस्पेक्टिव करंट। बहुत सिंपल से देखिए कितना आसान है। प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव करंट इज द मैक्सिमम करंट या फ्लोइंग थ्रू द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द या फ्लोज फ्रॉम द फ्यूज ड्यूरिंग द फॉल्ट। फॉल्ट के दौरान मान लेते फॉल्ट हुआ तो हाँ, तो अगर मान लेते फ्यूज वायर बढ़िया नहीं है, कितना करंट जाएगा, मैक्सिमम कितना से कितना एक करंट जाएगा, मैंने आराम से हमारे घर में बैठ के पॉपकॉर्न करें, हाँ जाएगा, जाने दो ना, कितना जाएगा, बस वही प्रोस्पेक्टिव करंट है, मैक्सिमम इतना जाएगा, उसके बाद मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद तो मेल्ट हो ही जाएगा ना। हाँ, अब फ्यूज लगाए, ऐसा बात नहीं कि फ्यूज नहीं लगाए, लगाए मैंने पूछा फ्यूज लगाए, मान लेते बढ़िया से काम नहीं किया, कितना जाएगा, इतना ही जाएगा ना, फिर उसके बाद तो मेल्ट होगा ना। हाँ, तो तब आपको सिस्टम को बहुत डैमेज कर देगा जो भी लोड लगा हुआ है, तो वो हो गया प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव करंट हमेशा कट ऑफ करंट से कम हो जाना चाहिए था। देखिए कट ऑफ करंट, देखिए ये कट ऑफ करंट और प्रोस्पेक्टिव करंट, देखिए ये बहुत अच्छा और घरेलू एग्जांपल में समझाता। ये वाला है आपका घर का, माने खेत माने बोल दीजिए आपका जो भी आप लोग का जमीन है ना, जहां पर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, पर्सनल, कोई नहीं, किसी और का नहीं, पर्सनल मान लेते हैं, और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है दोस्तों, बाउंड्री लगा हुआ है ना, बाउंड्री लगा हुआ है, बाउंड्री। चलिए यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा लगेगा, आप समझिए मजा लगेगा, है ना, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप खड़ा होकर के हाथ में बल्ला लिए हुए, मारो रे चौका छक्का, और यहाँ पर जो है वो बॉलिंग कर रहा है ना, चलिए क्रिकेट खेल रहे बॉलिंग कर रहा है, और यहाँ पर ग्राउंड है ना, ये छक्का का लाइन है ना, सिक्सेस है ना, इधर छक्का जाएगा, और जो है इधर भी छक्का जाएगा, उड़ के जाएगा तो छक्का, 6, इधर भी उड़ के जाएगा तो छक्का, इधर भी उड़ के जाएगा तो छक्का। आप देखिए मजा लगेगा, चारों तरफ आपका क्या लगा, क्या है आपका दोस्त सब है जो फील्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, फील्डिंग कर रहा है, मजा लगेगा। देखिए मैंने समझिए कि प्रोस्पेक्टिव करंट क्या है और कट ऑफ करंट क्या है। तो देखिए ये बॉलिंग कर रहा है, मान लेते हम है ना, ये है हम, मान लेते ये हम है, हम बॉलिंग कर रहे हैं, और ये है मान लेते आप, यू है ना, कौन है वो, मोनू सोनू छोटू कोई भी हो सकता है ना, देखिए कोई भी हो सकता है, ये आप है जो बैटिंग कर रहे हैं, ये हम है जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम तो उतना बॉलिंग करना अच्छा से जानते नहीं है, मान लो लोचकुचिया बॉलिंग कर दे, हाँ, और जो धुरंधार प्लेयर होगा है ना, जैसे राजकुमार मंडल होगा, राजकुमार मंडल क्या करेगा, एकदम अपना बल्ला घुमाया और मार दो, एकदम पूरा जोर से मारा, बॉल उड़ले, आप सब लोग देख रहे हैं लोग, हाँ यहाँ भी जो फिल्टर है वो भी कैच नहीं रोक रहा है ना, वो भी देख रहा है, मान लीजिए वो तब उस समय मिक्सचर खा रहा होगा है ना, या फिर कुरकुरे खा रहा होगा, या फिर बिस्कुट खा रहा होगा, वो भी देख रहा है, अरे काफी ऊंचा है, उसको हम पकड़ नहीं सकेंगे, पार हो रहा है, हाँ माथा के ऊपर से पार हो रहा है, कहाँ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, इस बाउंड्री को पार कर जाएगा, है ना, बॉल मारने तो गिरेगा, इधर गिरेगा, मान लेते बाउंड्री को पार कर जाएगा, तो बस वही वाला प्रोस्पेक्टिव करंट, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उस बाउंड्री को पार कर जाएगा, वही ये प्रोस्पेक्टिव करंट जो बाउंड्री को पार कर गया। और ये वाला बाउंड्री तो क्या है, जहां तक मेरा मैंने फ्यूज, जहां तक मेरा करंट बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ सकता है, इस बाउंड्री तक, इस बाउंड्री के पार जाएगा तब तो मेल्ट होने जाना चाहिए, यानी वो जो लिमिट है, ये जो लिमिट है, इस यहां तक जैसे पहुंचा, अब वो मेल्ट शुरू हो गया, तो ये लिमिट तो क्या, यही कट ऑफ है, यही तो कट ऑफ रीजन है, या फिर कट ऑफ वैल्यू, तो ये जहां बड़ा और कहां तक मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इस बाउंड्री तक, छक्का लाइन तक जाएगा, हाँ, तो ये हो गया कट ऑफ वैल्यू, ये वाला क्या है कट ऑफ वैल्यू, और ये क्या प्रोस्पेक्टिव ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, बाउंड्री को पार कर जाएगा, तो प्रोस्पेक्टिव करंट, और जहां तक मेरा लिमिट है कि उससे ज्यादा नहीं जाएगा, अगर उससे थोड़ा से ज्यादा जाएगा तो छक्का हो जाएगा, मतलब यहां थोड़ा से ज्यादा जाएगा तो वो मेल्ट शुरू हो जाएगा, मेल्ट स्टार्ट मेल्टिंग, अगर कट ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा चला जाएगा तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोस्पेक्टिव करंट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाएगा, बाउंड्री को पार कर जाएगा, बस वो हो गया प्रोस्पेक्टिव। और ये वाला जो सिक्सर लाइन रही, ये मेरा क्या है, ये मेरा कट ऑफ करंट। तो आप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है और कट ऑफ करंट क्या होता है। आप थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए, मतलब आप अपने शब्दों में अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज द मैक्सिमम करंट, इट इज द
मैक्सिमम, ये डायग्राम आप लोग छाप सकते हैं दिमाग में कभी याद रखने के लिए। इट इज द मैक्सिमम करंट flowing through the fuse wire या fuse element during the fault यानी फॉल्ट के दौरान। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रोस्पेक्टिव करंट हो गया। इसका एक और किताबी भाषा लिख दीजिए, वो कभी मान लेते एग्जाम में आ गया है ना, तो ये वाला तो नहीं देगा एग्जाम में, अपना भाषा किताबी भाषा वाला तो देगा ना। तब आप लोग बोलेंगे सर ये तो रुपेश सर, तो अपना दोस्त को बोलेंगे कॉलेज में, ये रुपेश सर तो बता भी नहीं किए थे, ये बोला माने रुपेश सर पूरा यूट्यूब पे पढ़ाते नहीं है, छोड़ छोड़ के पढ़ाते है ना, तो ऐसा नहीं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द, या फिर और करके इट इज द, किताबी भाषा इट इज द आरएमएस वैल्यू फर्स्ट लूप फॉल्ट करंट, ये इसका किताबी भाषा है दोस्तों, है ना। ये आप लोग रट के कभी रख सकते हैं, कभी मान लेते हैं एमसीक्यू में पूछ दिया कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ फर्स्ट फॉल्ट करंट इज नोन एज व्हाट, प्रोस्पेक्टिव करंट, कट ऑफ करंट, है ना, या फ्यूजिंग करंट, व्हाट इज, क्या होगा। तो आप लोग याद करके रखिएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लूप फॉल्ट करंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव करंट। चलिए कट ऑफ करंट का डिफिनेशन क्या है, तो इट इज द मैक्सिमम करंट, है ना, इट इज द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द फ्यूज एट विच, या फिर बिफोर द फ्यूज गेट मेल्ट, यानी फ्यूज के मेल्ट होने से पहले कितना करंट था, मैक्सिमम कितना करंट गया। देखिए तो यहां से मेल्ट शुरू हुआ, यहां पर मेल्ट शुरू हुआ, लेकिन यहां पर तो मैक्सिमम था ना, तो मेल्टिंग होने से जस्ट पहले, जस्ट इंस्टेंट पहले, जस्ट पहले, है ना, जहां पर मेरा जो करंट का वैल्यू था, फॉल्ट करंट का वैल्यू मैक्सिमम था, वही मेरा कट ऑफ करंट हो गया। तो लिख दो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट बिफोर द फ्यूज मेल्ट्स, बिफोर द फ्यूज गेट मेल्ट, यानी फ्यूज के मेल्ट होने से पहले मैक्सिमम कितना करंट बढ़ा, यानी फॉल्ट करंट जो राइज कर रहा था स्लाइटली एक्सपोनेंशियली, तो मैक्सिमम कहां तक गया, वही कट ऑफ करंट। तो इतना हो गया, मतलब कट ऑफ करंट का जस्ट उतना कट ऑफ करंट तक पहुंचा, और जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो कट ऑफ करंट वो लिमिट है, वो क्या है, वो बाउंड्री टू है कि उससे जैसे उड़ करके पार हुआ तो छक्का गिना जाएगा, मतलब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कट ऑफ करंट, ये प्रोस्पेक्टिव करंट है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, बाउंड्री को पार कर जाएगा। तो इट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू द फ्यूज एलिमेंट फ्लोइंग थ्रू द फ्यूज ड्यूरिंग द फॉल्ट, जब फॉल्ट हुआ, यानी जब बेट से, माने जब बल्ला से बॉल को मारा तो मैक्सिमम उड़ करके कहां तक जाएगा, बाउंड्री को पार करेगा, उससे तो दूर नहीं, आप मान लेते बाउंड्री को पार करके धरती से तो नहीं ना पार हो जाएगा, ग्लोब से है नहीं ना पार हो जाएगा, तो वो हो गया प्रोस्पेक्टिव करंट। दोस्तों अब हम लोग लिखते हैं, मैंने समझते हैं क्या, आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम और टोटल ऑपरेशन टाइम। ठीक है, बहुत आसान है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट मारिए, तो 1 2 3। तो आप दोस्तों अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, प्री आर्किंग टाइम थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, आर्किंग टाइम थोड़ा और जगह छोड़ दीजिए, टोटल ऑपरेशन टाइम, तीनों को एक साथ समझ लीजिए, मिलता जुलता इसलिए, और समझने में भी आसानी होगा। प्री आर्किंग टाइम, तो ग्राफ आपको याद है ना दिमाग में, कैसा था करंट और टाइम का ग्राफ, ऐसा बढ़ा अप और ऐसा डाउन हो गया, है ना, ऐसा डाउन हो गया। तो यहां से यहां तक क्या हो गया दोस्तों, प्री आर्किंग टाइम, PAT, प्री आर्किंग टाइम, है ना, सॉरी यहां से यहां तक, इसको ऐसा बना देते हैं, यहां से यहां तक प्री आर्किंग टाइम, और यहां से यहां तक आर्किंग टाइम। ठीक है, यहां से यहां तक देखिए, आप समझिए। और यहां क्या था, फॉल्ट स्टार्ट या फॉल्ट ऑकर्स, और यहां क्या है, आर्क फिनिश्ड, चलिए अब समझिए, ये क्या है, फॉल्ट करंट, ये क्या है, टाइम। अब समझिए दोस्तों समझिए,
तो क्या होगा प्री आर्किंग टाइम। देखिए पीएटी इसका डिफिनेशन क्या होगा, ये तो हम समझ गए कि ये कट ऑफ है, कट ऑफ है, कट ऑफ करंट है ना, ये तो समझ गया कि कट ऑफ करंट है। डिफिनेशन क्या लिखेंगे इस प्री आर्किंग टाइम का, पीएटी का डिफिनेशन क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन सिंपल से ये, इसको शॉर्ट में पीएटी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए प्री आर्किंग टाइम क्या था, इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द, ध्यान से समझिए, इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द टाइम बिटवीन बिटवीन फॉल्ट अकर्स, है ना, स्टार्ट ऑफ फॉल्ट, इट इज द टाइम बिटवीन स्टार्ट ऑफ फॉल्ट एंड द इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट ऑफ कट ऑफ करंट अकर, जहां पर करंट कट ऑफ करंट है, जहां पर कट ऑफ करंट पहुंचा और जहां से शुरू हुआ था यानी फॉल्ट स्टार्ट हुआ था, जस्ट उसके बीच का दूरी को या माने उसके बीच का समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम को प्री आर्किंग टाइम। नहीं समझ में आया लिख देते, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द टाइम बिटवीन स्टार्ट ऑफ फॉल्ट एंड the instant and the instant of fault and the instant of cut off and the instant of cut off current occurs। बस सिंपल सा कि वह देखिए इंस्टेंट कहने का मतलब होता है कि जस्ट उसी पर, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, जस्ट उसी पर इंस्टेंट कि हाँ अब पहुंचा वहां पर, अब पहुंचा बढ़ते बढ़ते अब वहां पर पहुंचा तो पहुंच गया बस। अब उससे जैसे आगे बढ़ेगा, जस्ट जैसे उससे आगे बढ़ेगा तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। तो जहां तक वो पहुंचा इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर, है ना, तो वो कट ऑफ करंट का वो इंस्टेंट और जहां से फॉल्ट स्टार्ट हुआ दोनों के बीच का टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री आर्किंग टाइम। यहाँ पर कोई आर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई चिंगारी नहीं है, यहाँ पर खाली जो है करंट का जो करंट बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, बस आर्किंग टाइम। तो यह सिंपल सा वही है कि इट इज द टाइम बिटवीन एंड ऑफ प्री आर्किंग टाइम, जहां पर प्री आर्किंग टाइम खत्म हो गया, एंड द इंस्टेंट व्हेन द आर्क इज फिनिश, या फिर एंड द इंस्टेंट वेयर द आर्क इज फिनिश। तो इसको भी लिख देते हैं, नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं, फिर पढ़ करके समझ लीजिए। इट इज द टाइम बिटवीन एंड ऑफ प्री आर्किंग टाइम, सीधा सीधे लिख देते हैं पीएटी, ठीक है, आप तो समझ लीजिएगा पीएटी प्री आर्किंग टाइम एंड द इंस्टेंट वेयर द, या फिर वेयर द आर्क इज फिनिश्ड, आर्क इज, या व्हेन द आर्क इज फिनिश्ड, जब आर्क खत्म हो गया। और प्री आर्किंग टाइम के बाद के बीच का टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे, आर्किंग टाइम। कि हाँ यहां से यहां तक मेरा चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, मेल्ट हो रहा है और चिंगारी भी उत्पन्न हो रहा है ना, और फिर जाकर के जब अलग हो गया, पूरा टूट करके अलग हो गया, ब्रेक हो गया, यहाँ पर जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर आर्क भी खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन टाइम, तो इट इज द टोटल टाइम बिटवीन, इट इज द सम ऑफ, इट इज द टोटल सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द टोटल सम ऑफ प्री आर्किंग टाइम पीएटी एंड आर्किंग टाइम, बस फुल स्टॉप। ये हो गया दोस्तों, है ना, ये हो गया हमारा आज का, माने ये हो गया अभी तक आर्किंग टाइम। चलिए अब यहाँ पर लास्ट एक बचा हुआ है दोस्तों, ब्रेकिंग कैपेसिटी, उसको समझ लीजिए, वो भी थोड़ा पेचीदा है, उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, खाली उसको समझ लीजिए, खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करें। तो इसको पहले लिख लीजिए, कहीं पर अच्छा जगह पर लिख लीजिए, डायग्राम भी छाप लीजिए, ताकि जस्ट इसके नजदीक में रहेगा तो आप लोग इतना पढ़ेंगे नहीं, सीधे यहीं पर समझ करके हो जाएगा, और जितना लिखे वही सब लिखिए बस। तो दोस्तों अब समझिए, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ब्रेकिंग कैपेसिटी लिख करके डाल दीजिए। ब्रेकिंग कैपेसिटी, देखिए नाम से ही पता चला, ब्रेक करने की क्षमता, वो कितना करंट को कैरी कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, कैरी करने के बाद ब्रेक करेगा, कितना सह सकता है, उसकी क्षमता क्या। फ्यूज तार जो लाए, फ्यूज वायर जो, फ्यूज एलिमेंट जो लाए, उसका आखिर ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना, कि यह मैक्सिमम कितना करंट को झेल सकता है। हाँ, कि ब्रेकिंग इतना करंट तक झेल सके उसके बाद ये ब्रेक करेगा। हाँ, तो ये हो गया इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी। देखिए लिखिए, लिखने के बाद और थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इट इज द मैक्सिमम करंट that the fuse can interrupt
आई एंड इंटरप्ट विदाउट फेलिंग, यानी बिना फेल हुए। फ्यूज फेल नहीं हुआ है, फ्यूज टूटा नहीं है, फ्यूज पिघला भी नहीं है, फिर भी वो कितना मैक्सिमम करंट को इंटरप्ट कर सकता है, यानी रोक सकता है। इंटरप्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसका डिफिनेशन। ब्रेकिंग कैपेसिटी, मान लेते दुकान से हम 10 एम्पियर का लाए फ्यूज, तो 10 जो एम्पियर लिखा है वो उसका कट ऑफ करंट होगा कि उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा या मेल्ट होना शुरू होगा, है ना। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या था कि मैक्सिमम कितना करंट को रोक सकता है। हाँ, तो 10 एम्पियर का है तो एकदम गोटा गोटी वो मान लेते 10 एम्पियर का है तो कम से कम वो पूरी तो 10 एम्पियर तक तो रोक लेगा। हाँ, वो उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है कि 10 एम्पियर में तो चल पिघलना शुरू किया, पिघला तो नहीं है। मान लेते पिघलते मान लेते अभी माने उधर जो प्रॉब्लम था, जो फॉल्ट करंट जो आ रहा था वो खत्म हो गया, माने किसी ने उस करंट को हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया, कुछ ऐसा युक्ति लगा करके टेक्निक लगा के खत्म कर दिया। तब तो अभी तो मेरा फ्यूज वायर पूरा पिघला नहीं है, अब आधा पिघली रुक गया। तो अगर ऐसा लुचकुचिया यदि वायर रहता तो यह थोड़ा सा फॉल्ट करंट आया, पिघलना शुरू भी नहीं किया, तुरंत गया ले, तो पिघलने में थोड़ा समय भी लो। हाँ, पिघलने में अब उतना भी समय नहीं लेना कि मेरा आगे का डिवाइस खत्म हो जाएगा, है ना, उतना भी समय नहीं लेना, थोड़ा समय ले सकता है ना, मिली सेकंड का समय तो लेना ही चाहिए। तो इतना भी, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम करंट, है ना, डेयर द फ्यूज कैन इंटरप्ट, यानी फ्यूज रोक सकता है विदाउट फीलिंग, फ्यूज बिना टूटे बिना पिघले एकदम रोक सकता है। हाँ, एकदम चकड़ करके खड़ा रहेगा एकदम। हाँ, इतना करंट टाइप को हम झेल सकते हैं, मेरा पास इतना कैपेसिटी है। तो ये हो गया इसका दोस्तों ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो बहुत कुछ खास नहीं था, मैंने आपको आज का वीडियो में जो कुछ भी बताया सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों हमारा लगभग 1 घंटा का वीडियो हो गया, और इस स्विचगियर प्रोटेक्शन पर हम लोग डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का 3 वीडियो बना चुके हैं। ये वाला वीडियो लगा करके पहला व्हाट इज स्विचगियर बेसिक कंसेप्ट है, उसमें जाकर के जरूर देख लीजिए स्विचगियर क्या है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या क्या कौन सी डिवाइसेस है ना, वो सब देख लीजिए। और स्विच गियर का उसमें नेसेसिटी भी बताया कि क्यों स्विच गियर जरूरी, पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो वीडियो है वो हमारा है फॉल्ट, कि फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट क्यों होता है, फॉल्ट के क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या सोर्स है, फॉल्ट किस कारण से होता है, फॉल्ट जो हार्मफुल इफेक्ट क्या है फॉल्ट करंट का, अगर मैं मान लेते मेरा सर्किट में फॉल्ट करंट आ रहा है तो उससे मेरा क्या दिक्कत है ना, तो वो सब है। और आज के वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया फ्यूज, यार फ्यूज को कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें टाइप्स वगैरह बचा हुआ है, तो टाइप्स एक वीडियो में बताएंगे और टाइप्स भी खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग लाएंगे दोस्तों सर्किट ब्रेकर, है ना। तो इतना जानने के लिए तो पहले अभी इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो इसके बाद जो मैं आपको सर्किट ब्रेकर का वीडियो दूंगा, जस्ट इसके बाद जो टाइप्स का रहेगा फ्यूज का टाइप्स, एचआरसी फ्यूज वगैरह वगैरह बहुत अच्छा से आपको समझाएंगे, कंस्ट्रक्शन जो एग्जाम में आता है उसका एप्लीकेशन अच्छा से समझा देंगे। उसके बाद सर्किट ब्रेकर लाएंगे, सर्किट ब्रेकर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से अभी कुछ दिनों तक हम लोग केवल स्विच गियर प्रोटेक्शन का ही वीडियो बनाएंगे, है ना, कम से कम 4-5 यूनिट तक बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा पावर सिस्टम को भी शुरू कर देंगे, नेक्स्ट यूनिट 1 तक कंप्लीट करके रखे हुए। उसके बाद हम लोग यूनिट 2, 3 डीजल इंजन, फ्यूज, न्यूक्लियर पावर प्लांट वो सबको शुरू करेंगे, है ना, डीजल पावर प्लांट वो सबको शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो ये सब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।